आइए, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जिसे पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसे लॉक कर दीजिए। अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव इट मीन्स पाचन, सिस्टम मीन्स तंत्र, यानी आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में सीखेंगे। अब पाचन तंत्र होता क्या है, मैंने एक छोटी सी परिभाषा बोर्ड पे लिखी है, आप देख सकते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन की प्रक्रिया कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव जो खाता है, जो कार्बोहाइड्रेट खाता है, जो प्रोटीन खाता है, उन्हीं सब तत्वों को सरल करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और घुलनशील बनाकर उसको क्या कर देता है, पाचित कर देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोग सीखेंगे कि मानव शरीर में जो जाने वाला भोजन है वो किस तरीके से पचता है। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं और किस किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो महत्वपूर्ण पार्ट कौन है, आइए देखते हैं। एक तो होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं पाचन अंग। डाइजेस्टिव मीन्स पाचन, ऑर्गन मीन्स अंग होता है। तो एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का पाचन अंग एंड दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिंदी में पाचन ग्रंथियां। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मूलभूत इकाइयां होती हैं, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में जाना जाता है। इसे पाचन अंग कहते हैं, इसे पाचन ग्रंथियां कहते हैं। आइए देखते हैं पाचन अंग कौन कौन से हैं। जो हमारे अंग है पाचक के रूप में, जो भोजन को पचाते हैं, उनमें कौन कौन से अंग है। तो प्रमुख सबसे पहला अंग है जिसे कहते हैं माउथ कैविटी, जिसे हम लोग हिंदी में मुखगुहा कहते हैं, माउथ कैविटी। एंड दूसरा, देखो हम लोग खाना मुंह से खाते हैं, दूसरा पार्ट मुंह से जुड़ा होता है गर्दन, यानी दूसरे पार्ट को हम लोग ओसियोफेगस कहते हैं। ओसियोफेगस को हिंदी में हम लोग ग्रास नली लिखते हैं, ग्रास नली। आम भाषा में हम इसे गर्दन भी कहते हैं, या लिख सकते हैं गर्दन। एंड तीसरा अंग है स्टोमक इट मीन्स पेट कह सकते हैं, पेट को उदर भी कहते हैं, या फिर इसे आमाशय भी कहते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में पेट को आमाशय कहा जाता है। तो तीन पार्ट हो गया। चौथा पार्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? चौथा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन, यानी आंत। इंटेस्टाइन, आंत दो प्रकार का होता है, एक छोटा आंत होता है, एक बड़ा आंत होता है। तो छोटे आंत को हम लोग स्मॉल कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये प्रमुख रूप से हमारे डाइजेस्टिव अंग हैं। पहला है माउथ कैविटी, जिसे मुखगुहा कहते हैं। माउथ को ओरल भी कहते हैं, ओरल कैविटी, या फिर इसे बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ओरल कैविटी कहें, या फिर बकल कैविटी कहें, या फिर माउथ कैविटी कहें, हिंदी में मुखगुहा कहते हैं इसे। दूसरा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ओसियोफेगस हमारा ग्रास नली, ये गर्दन का पार्ट होता है। तीसरा है स्टोमक, पेट होता है हमारा, जिसे पेट कहते हैं, उदर कहते हैं, या फिर आमाशय कहते हैं। चौथा पार्ट है इंटेस्टाइन की हिंदी होती है आंत दो प्रकार से होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत, एक लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। तो ये मुख्य रूप से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अगर नेक्स्ट 5वें नंबर पे अगर यहां जाने की कोशिश करो तो 5वें नंबर पे होता है एनस को हिंदी में गुदा कहते हैं, जहां से हमारा मलाशय बाहर निकल जाता है। तो ये रहा प्रमुख रूप से डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसे पाचन अंग के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, जिसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं। जैसे हमने देखा कि माउथ कैविटी, तो मुख में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड।
जिसे लार ग्रंथियां कहते हैं, लार ग्रंथियां। तो प्रमुख रूप से मुख में एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे लार ग्रंथियों का हम लोग नाम देते हैं। ओसियोफेगस, गर्दन। अब गर्दन जो है हमारा ग्रास नली है, इसमें कोई भी प्रकार का पाचक ग्रंथि नहीं पाया जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। तीसरा है स्टोमक, पेट, पेट से जुड़ा हुआ होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं पेट के ही पार्ट में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक तो होता है लीवर, लीवर जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, यहां लिख सकते हैं यकृत। दूसरा होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अग्नाशय के रूप में जाना जाता है। और भी ढेर सारी पाचक ग्रंथियां होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन की बात करते हो तो इंटेस्टाइन से भी जुड़ा होता है हमारा। पेट में, पेट की बात करते हैं, इंटेस्टाइन नीचे का पार्ट है, पेट में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। जैसे तीसरे के रूप में अगर हम देखें तो पहला हमने देखा माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है, दूसरा हमने देखा ओसियोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं है, तीसरा पार्ट है स्टोमक का। स्टोमक में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट वाले पार्ट में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में से जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि, जो हमारे पेट के अंदर रहती है और इसके अंदर निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करता है। आइए, तो एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ऑर्गन में पहला हमारा माउथ कैविटी है, दूसरा हमारा ओसियोफेगस है, तीसरा हमारा स्टोमक है एंड चौथा हमारा इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को दो रूपों में जाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के रूप में और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके बाद हमने 5वें नंबर पे देखा एनस है, जहां से हमारा मलाशय बाहर निकलता है, और इन्हीं अंगों में पाया जाने वाला पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां कहिए या पाचन ग्रंथियां कहिए। तो हमने देखा माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, मुंह में हमारे लार होता है, लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करता है, यानी जो हम खाते हैं उससे भोजन पचता है, उसमें सहायता कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में लार ग्रंथियां कहते हैं। दूसरा हमने देखा ओसियोफेगस। ओसियोफेगस गर्दन का पार्ट है, ये एक नली है, फूड पाइप है, भोजन हम खाते हैं इसी के सहारे पेट में चला जाता है, यानी यहाँ पे कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। अगर यहाँ ग्रंथि पाई जाती तो यहाँ हम लोग लिखते, लेकिन यहाँ नहीं है। तीसरा पार्ट हमने देखा स्टोमक, जिसे पेट, उदर, आमाशय के नाम से जानते हैं। यहाँ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर रस कहते हैं। जठर रस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम हैं जो पेट के अंदर भोजन को पाचन करते हैं। फिर हमने 5वें नंबर पे देखा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भी पाचन होता है, यूं कह सकते हैं मानव का सर्वाधिक पाचन या संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए, तो हमने एक चीज सीखा, आइए अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं कि पहला जो माउथ कैविटी है, मुख गुहा है, ये किस तरीके से काम करता है। आइए इसको रब कर देते हैं, लेकिन रब करते हैं। तो ये तो एक तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से पाचन अंग हैं और किस तरीके से पाचक ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और मानव शरीर में कौन कौन से पाचक अंग या पाचन अंग हैं। आइए थोड़ा सा एक चीज और सीख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा कि हमारा पाचन अंग कौन है और पाचन ग्रंथियां कौन है। अब वो पाचन जो अंग है, एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ ऑर्गन, ऑर्गन, और यहाँ लिख सकते हैं ग्लैंड। तो जो हमारा ऑर्गन है, पाचन ऑर्गन है, और जो हमारा पाचन ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वित होते हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला पार्ट है जिसे कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन का हिंदी होता है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। एंड सेकेंड पार्ट होता है अंतर्ग्रहण, मतलब कि पाचन की प्रक्रिया में जो हम खाते हैं उसके पहले स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। एंड तीसरा पार्ट होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण, हिंदी में से अवशोषण कहते हैं।
देखिए क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजी की भाषा अंग्रेजी में भी पढ़ाई जा सकती है और हिंदी में भी। तो बाइलिंगुअल हूँ, बाइलिंगुअल मतलब आपको अंग्रेजी में भी बता दूंगा और हिंदी में भी बता दूंगा। चौथा पार्ट है इसका सबसे महत्व, ऑब्जॉर्प्शन हो गया। ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद में एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में तो फोर्थ पार्ट है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जिसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण। एंड 5 पार्ट है जिसे हम लोग डेफिकेशन कहते हैं। 5 पार्ट में हम लोग कहेंगे डेफिकेशन, डेफिकेशन, डेफिकेशन होता है मल त्याग। तो अभी हमने जो पिछले चार्ट में देखा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या क्या थे, हमने देखा था मुख था, गर्दन था, पेट था, आंत था। फिर हमने ग्लैंड्स देखा, मुख में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, ऑसियोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं था, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, आंतों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब ये जो चीजें हैं ये कहाँ होती हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पाचन की कौन कौन से प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हमारा शरीर पूरी तरह से भोजन को पचा ले जाता है। तो पहला कौन सा स्टेप है, इंजेशन। इंजेशन कहाँ होगा, हमारे मुख में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि इंजेशन की प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो सबसे पहले मुख में होती है। दूसरा पाचन, पाचन कहाँ होता है, तो पेट में होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, तो पेट में पूरी होती है। तीसरा है ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पूरा होता है, अवशोषण छोटी आंत में, या यहाँ सिर्फ आंत भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। जैसे बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत प्रोटीन वगैरह का अवशोषण करता है। तीसरा है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, स्वांगीकरण जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन या फिर जो हम लोग वसा खाते हैं, उसी का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, यानी प्रोटीन का टुकड़ों में विभाजित हो जाना, वसा का विभाजित हो जाने से प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। वसा होता है, वसा को फैटी एसिड में बदला जाता है, ग्लिसरॉल में बदला जाता है। तो जब ये बदल जाते हैं तो इनका पाचन हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। एंड 5 पार्ट है डेफिकेशन, मल त्याग, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे शरीर से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, ठोस पदार्थ निकलता है, उसको हम लोग डेफिकेशन के नाम से जानते हैं, मल त्याग। तो ये हमने देखा किस तरीके से स्टेप का न्यूट्रिशन होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टेप कौन सा है पाचन में। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं या जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट सबसे पहले काम कर रहा था। तो हमने एक चार्ट बनाया, आपने देख लिया। सबसे पहला पार्ट हमने क्या सीखा, सबसे पहला पार्ट हमने सीखा है मुख गुहा, थोड़ा यहाँ से व्यू कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपने सीखा है ग्रास नली, एंड तीसरा पार्ट आपने सीखा है आमाशय, और चौथे नंबर पे आपने क्या देखा है, आंत। आंत में आपने क्या देखा, छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर 5वें नंबर पे आपने देखा है गुदा, जिसे कहते हैं एनस। तो आइए देखते हैं मुख गुहा का वर्क क्या है, मुख गुहा का कार्य क्या है पाचन में। पहले हेडिंग हम लोग कहते हैं, कर लेते हैं मुख गुहा। मुख गुहा को क्या क्या नाम, क्या कहा जाता है, हमने देखा माउथ कह सकते हैं, माउथ कैविटी, या फिर इसे ओरल कह सकते हैं, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से हम लोग ओरल, सॉरी यहाँ एल लिखना है, ओरल कैविटी। तो प्रमुख रूप से मुख गुहा क्या होता है, या तो अंग्रेजी माउथ कैविटी कह सकते हैं या तो इसे ओरल कैविटी कह सकते हैं। तो माउथ कैविटी क्या है, ओरल कैविटी क्या है, ये मुख गुहा है, जो हमारा मुख दिखाई दे रहा है इसे ही कहते हैं माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। अब मुख गुहा में आइए, मुख गुहा में सबसे पहले हमारा जीभ होता है। मुख में क्या पाया जाता है, टंग पाया जाता है, और टंग से जुड़ा हुआ क्या होता है, लार होता है। भाई जीभ होता है, जीभ में ही तो लार हमारा मिक्सअप होता है। लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवा। आपको मैं यहाँ से सीखना है, सलाइवा जो लार होता है उसमें लगभग 99.9% तक जल पाया जाता है, लगभग ज्यादा मात्रा में जल होता है। 1% लगभग क्या पाया जाता है, अन्य एलिमेंट इसमें उपस्थित होते हैं। तो मुख्यतः लार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब जो लार, पहला पॉइंट हमने देखा क्या, जीभ। अब मुख में उपस्थित होता है दूसरे पॉइंट में दांत,
दांत भी पाया जाता है। दांत क्या करता है, जब हम भोजन को मुख में डालते हैं तब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। जैसे दांत के भी प्रकार होते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इंसाइजर दांत का वर्ग क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है और मोलर क्या है। ये जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है, ये चारों प्रकार के दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, कोई काटता है, कोई चिरता फाड़ता है, कोई पीसता है और कोई उसका लुगदी बनाता है, अर्थात उसे मिक्सअप करता है। लेकिन किसके साथ मिक्सअप करेगा? लार के साथ। यानी दांत की सहायता से, जीभ की सहायता से भोजन लार में क्या हो जाता है, मिल जाता है। भोजन जब लार में मिल जाता है तो आइए देखते हैं कि जीभ और दांत का वर्क हमने देखा कि मुख के अंदर जीभ और दांत क्या काम करते हैं। थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। मुख के अंदर श्लेष्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्लेष्म, जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। आप देखिए, एहसास करते हैं कि मुख क्या होता है, चारों तरफ से गीला होता है। और वो गीला होने का कारण क्या है? मुख के जो दीवारें होती हैं, चारों तरफ की जो मुख के अंदर दीवारें हैं, उस दीवारों पे म्यूकस होता है। म्यूकस का वर्क क्या है? म्यूकस भोजन को क्या करता है, अंदर भेजता है। भोजन को अंदर भेजता है, अर्थात भाई सरकते हुए जाता है ना भोजन, उसको, उसमें वर्क कौन करता है? श्लेष्म वर्क करता है, जिसे हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, मुख के अंदर और क्या चीजें पाई जाती हैं। टायलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम का वर्क क्या है? भोजन को क्या करना है? मिक्सअप करना है, भोजन को पचाने का काम करना है। इसके बाद में एमाइलेज भी पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। तो मुख के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। जो हमारे मुख है, मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर जीभ का वर्क आपने देखा, फिर आपने लार का वर्क देखा, फिर हमने दांत का वर्क देखा, फिर जो मुख गुहा के दीवारों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, उसमें क्या करता है? भोजन को अंदर भेजने का काम करता है। फिर हम देख रहे हैं कि मुख के ही अंदर टायलिन एंजाइम पाया जाता है। टायलिन एंजाइम ये सब उपस्थित किसके अंदर होते हैं? लार के अंदर होते हैं। टायलिन पाया गया, एमाइलेज एंजाइम पाया गया, लाइसोजाइम एंजाइम पाया गया। टायलिन का वर्क क्या है, थोड़ा सा देखिए। टायलिन करता है, भोजन को मंड के रूप में बनाता है। भोजन को मंड के रूप में, भोजन को मंड के रूप में बनाता है। एमाइलेज एंजाइम क्या है? एमाइलेज एंजाइम जो हम लोग खाना खाते हैं या लारी एमाइलेज कहते हैं, इनका काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना। और लाइसोजाइम एंजाइम का क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, लिख सकते हैं हानिकारक, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो मुख के अंदर जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला टायलिन है जो भोजन को मंड के रूप में बनाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भोजन को मंड के रूप में क्या है। जब हम खाना बनाते हैं, हम जानते हैं मंड अंतिम उत्पाद के रूप में जाना जाता है। यानी भोजन जितना पच सकता है मुख में, वही क्या कहलाता है? मंड के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्या है? जो लारी एमाइलेज हमारे अंदर पाया जाता है, वो स्टार्च का पाचन करता है। यानी जो हम लोग फाइबर वगैरह यूज करते हैं या फिर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह यूज करते हैं, उसको स्टार्च के रूप में क्या करता है? पचाता है। तीसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो मुख के अंदर पाया जाता है, वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब आप भाई देखिए, कोई भी चीजें अगर आप खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं पूरी तरह से शुद्ध होता है। छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं, तो वो नष्ट कैसे होते हैं? हमारे मुख के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जैसे ही हम भोजन को लेते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम एक्टिव हो जाता है और इसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि मुख के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, इसी लाइसोजाइम एंजाइम के अंदर पाया जाता है सोडियम, सोडियम की मात्रा पाई जाती है, क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। ये सब क्या काम करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। चलिए और चीजें थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं, जगह है। मुख के अंदर क्या क्या और क्या चीजें पाई जाती हैं? लगभग एक सवाल और यहाँ से बनता है कि मुख के अंदर लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 600 लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, मुख में पाई जाती है।
तो एक तो ये प्रकार है, पूछ लिया जाता है कि मानव के मुख में या मानव के माउथ कैविटी में या मानव के ओरल कैविटी में कितने लगभग लार ग्रंथियां होती हैं। ये सभी मानव के अंदर पाई जाती हैं, यानी हमारे अंदर भी और आपके अंदर भी लगभग 600 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका वर्क क्या है, भोजन को मिक्सअप करना, भोजन को अंदर तक भेजने में सहायता करना। अब लार ग्रंथियों में लार ग्रंथियां भी कई प्रकार की होती है, जैसे हम लोग देखें सब मेंडुबल लार ग्रंथियां होती है, सब लिंगुअल लार ग्रंथियां होती है, जो हमारे लार के अंदर विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियां हैं और उनका सिर्फ एक वर्क है कि भोजन को मिक्स करना और भोजन को मुख में पाचन करने की प्रक्रिया करना। जैसे एक चीज और यहाँ लिख सकते हैं, लगभग मुख में प्रतिदिन डेली लगभग 1.5 लीटर, कितना भैया, 1.5 लीटर लार हमारे मुख में डेली बनता है। लार जो बनता है प्रत्येक मानव के अंदर डेली प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का क्या होता है, श्रावण होता है, लार का सेक्रेशन होता है। और वही 1.5 लीटर लार क्या करते हैं, हमारे मुख के अंदर पाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो हमने पहला पार्ट हमने देखा, पहला पार्ट में क्या देखा, मुख गुहा जो होता है उसमें जीभ है। जीभ का वर्क क्या है, लार को उत्पादित, जीभ लार की सहायता से, सलाइवा की सहायता से भोजन को जल के माध्यम से क्या करता है, मिक्सअप करता है। इसी लार में 3 प्रकार के एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम जो भोजन को मंड के रूप में बनाता है, दूसरा एमाइलेज एंजाइम, इसे लारी एमाइलेज करते हैं, ये स्टार्च का पाचन करता है, तीसरा लाइसोजाइम एंजाइम जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। फिर हमने देखा दांत का वर्क क्या है, मुख के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ियों में तोड़ते हैं और तोड़कर क्या करते हैं, भोजन को मिक्सअप कराते हैं। एक सवाल यहाँ से और सीख के जाना है कि जो मुख गुहा में पाचन हुआ उसको कहते क्या है, थोड़ा सा रब करते हैं फिर सीखते हैं। इतना बात आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो थोड़ा सा एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो एक पॉइंट क्या लिखना है कि जो मुख में पचा हुआ भोजन है, यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, मुख में पचा हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा है, पीसीएस प्री में भी ये सवाल पूछ चुका है कि जो मुख में पचा हुआ भोजन है उसे कहा क्या जाता है, तो बोलस कहा जाता है। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि मुख में पचा हुआ भोजन किस रूप में जाना जाता है, बोलस। और हिंदी भाषा में जानो तो लुगदी, क्या कहलाता है, लुगदी। जब हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं तो भोजन का लुगदी होता है, उसी को इंग्लिश में बोलस के रूप में जानते हैं। तो ये रहा, हमने देखा पाचन की प्रक्रिया, मुख गुहा का वर्क क्या है। आइए देखते हैं ग्रास नली का वर्क क्या है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखते हैं ग्रास नली। रब कर लेते हैं, बहुत कम है ना। चलिए दूसरे पार्ट में हम लोग ओसियोफेगस के बारे में सीखते हैं। ओसियोफेगस क्या होता है, क्या उसका वर्क है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख गुहा हो गया, दूसरे पार्ट में ग्रास नली है, हेडिंग कर लेते हैं ग्रास नली। ग्रास नली को क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। ग्रास नली। अब आप देखो जो मुख है, मुख से जुड़ा हुआ नीचे का पार्ट ये क्या कहलाता है, ओसियोफेगस कहलाता है, जिसे गर्दन के रूप में भी जानते हैं। ओसियोफेगस का काम क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, वर्क भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। क्या काम है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन मुख में खाते हैं, उसी भोजन को गर्दन क्या करता है, ग्रास नली क्या करता है, भोजन को हमारे पेट तक, आमाशय मतलब पेट या उधर, पेट तक पहुंचाने का काम करता है। अब पेट तक जाने के लिए भोजन को एक क्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे संकुचन कहते हैं और अंकुचन कहते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ सीखो कि भोजन जो मुख का होता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रास नली की सहायता से पेट तक पहुंचता है। तो संकुचन अंकुचन क्या है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अंग्रेजी में, इंग्लिश में से कॉन्ट्रैक्शन में संकुचन कहते हैं, इसे एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन, जब भोजन संकुचन और अंकुचन के माध्यम से जाता है तो एक प्रोसेस को नाम दिया जाता है, जो हमेशा कभी नहीं, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि संकुचन और अंकुचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो संकुचन और अंकुचन की प्रक्रिया को
क्रमाकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। क्रमाकुंचन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस, इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में क्रमाकुंचन प्रक्रिया। यानी भोजन को हम मुख में लिए और मुख में पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया के माध्यम से मुख से भोजन पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया के माध्यम से ओसियोफेगस से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए स्टोमक में पहुंच जाता है। इससे इतना ही ज्यादा वर्क पूछा जाता है क्योंकि ग्रास नली में कोई भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती। यहाँ लिख सकते हो कोई भी ग्रंथि यहाँ नहीं पाई जाती, ग्रंथि नहीं पाई जाती, क्योंकि ग्रास नली कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब हाँ, एक चीज और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, देखिए थोड़ा सही, 25 सेंटीमीटर। ओसियोफेगस ग्रास नली पहले पेज पे होगा, 25 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई, पहले पेज पे है ग्रास नली 25। हाँ, तो ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। ये एक सवाल बनता है कि हमारे अंदर ग्रास नली की लंबाई है। तो दूसरा पार्ट हमने देख लिया। आइए क्लास अगला तीसरा क्या है, आमाशय। आमाशय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या है पाचन अंगों में, आमाशय। आमाशय, आमाशय मीन्स क्या है, या इसे पेट कहिए या इसे उदर कहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमक। हम जानते हैं हमारे आमाशय में पेट का खाना जो मुख में था ओसियोफेगस की सहायता से पेट में पहुंच चुका है, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, यानी क्रमाकुंचन प्रक्रिया। अब पेट में आ गया भोजन। अब पेट में भोजन का पाचन कैसे होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सीखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेट का पार्ट क्या है, पेट के काम क्या है, भोजन के रूप में कैसे पचाता है, इसको थोड़ा सा सीखते हैं। क्योंकि देखो, जब पेट जो हमारा होता है, पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट उपस्थित होते हैं। जैसे HCl, हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं रेनिन, रेनिन एंजाइम। दूसरा क्या उपस्थित होता है पेट में, रेनिन एंजाइम। तीसरा उपस्थित होता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। ये सब पेट के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पेट में पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम भी पेट में पाया जाता है। एक पार्ट और यहाँ लिखना, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर भी कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर उपस्थित होता है। और हम जानते हैं पेट के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसका नाम है जठर रस। प्रत्येक मानव के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है और जठर रस उसका स्रावित होता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जठर रस का स्रावण ना हो, सिक्रेशन ना हो, अर्थात उसके अंदर पाचन की प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी, यानी पाचन, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जठर रस क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। क्योंकि जठर रस के अंदर निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम का वर्ग क्या है, भोजन को पचाना। तो कभी भी अगर आपको डाइजेशन जैसी दिक्कतें आए या फिर पाचन जैसी दिक्कतें आए, इसका मतलब है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। यानी पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये वर्क सही से नहीं कर रहा है, और जठर रस उसका सिक्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, म्यूकोसा लेयर पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या करता है, जठर रस का सिक्रेशन करता है। तो आइए एक एक करके सीखते हैं कि HCl का वर्क क्या है, रेनिन का वर्क क्या है, पेप्सिन का वर्क क्या है, म्यूकोसा लेयर क्या काम करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियां क्या वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग HCl के बारे में देखते हैं कि HCl काम क्या करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका वर्क क्या है, पेट के अंदर जब भोजन पहुंचा
तो पेट के अंदर भोजन पहुंचने के बाद करता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वर्क क्या करता है भैया, भोजन को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। पहला वर्क है भोजन को सड़ने से बचाना, दूसरा वर्क है अम्लीय, और तीसरा है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और एक चीज और लिख सकते हैं, मूलतः इतना इसका वर्क है। जैसे हम लोग जानते हैं पीएच मान के रूप में अगर हम लोग देखें तो लगभग 1.5 से लेकर 1.8 तक इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। पीएच में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब हम जानते हैं, अगर इसको देखें पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो हम जानते हैं उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, पीएच वैल्यू अम्लीय होगा, और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय। अब आप देखो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना है, 1.5 से 1.8 तक, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 7 से कम है, और जब 7 से कम है तो पीएच का प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम हमने देखा कि भोजन खाते हैं सड़ने से बचाएगा, भोजन को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, पीएच वैल्यू लगभग इतना होता है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि HCl देख लिया, रद्द कर देते हैं। दूसरा लिखा था हम लोगों ने रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम को लिख सकते हैं RANIN, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का वर्क क्या है पेट के अंदर, ये सबसे पहले नॉन एक्टिव होता है, नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव इसको प्रोरेनिन के रूप में जानते हैं, प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन को एक्टिव कौन करता है, जैसे हम लोग दूध खाते हैं ना, दूध का सेवन करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रेनिन दूध का पाचन करता है, पाचन करता है। सबसे मूल वर्क क्या है, रेनिन एंजाइम मानव शरीर के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है। हम जब दूध खाते हैं तो रेनिन एंजाइम दूध का पाचन कर देता है। क्यों, क्योंकि रेनिन में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं केसिनोजन, केसिनोजन प्रोटीन। केसिनोजन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम केसीन में बदल देता है, केसीन प्रोटीन में, और केसीन प्रोटीन के रूप में हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है, पच जाता है। इसका वर्क क्या है, रेनिन एंजाइम हमारे अंदर दूध का पाचन करता है। और एक सवाल और बन सकता है कि रेनिन एंजाइम सबसे ज्यादा पाया किस में जाता है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। तो आप देखो सबसे ज्यादा दूध का पाचन कौन करता है, बच्चे करते हैं। अर्थात रेनिन एंजाइम ज्यादा मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है, बच्चों के अंदर पाया जाता है। अब ये जो सोते रहते हैं तो ये जागते कैसे हैं, हम जानते हैं, अभी पहले पार्ट में देखा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जैसे हम दूध खाते हैं इनको एक्टिव कर देता है। एक्टिव किसके रूप में कर देता है, एक्टिव कर देता है रेनिन के रूप में। और जब ये रेनिन के रूप में एक्टिव हो जाते हैं तो केसिनोजन प्रोटीन को केसिन प्रोटीन में बदल देते हैं और इसका पाचन हमारे शरीर के अंदर करते हैं। तो हमने देखा रेनिन एंजाइम का वर्क। आइए देखते हैं पेट में और क्या चीजें पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था पेप्सिन, पेप्सिन। तीसरा क्या हमने देखा, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या है, ये भी नॉन एक्टिव फॉर्म में प्रोपेप्सिन के रूप में जाना जाता है, और इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, नॉन एक्टिव फॉर्म। नॉन एक्टिव फॉर्म प्रोपेप्सिन है और इसका एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसको वर्क वगैरह यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या है। प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स।
यानी पेप्सिन प्रोएंजाइम हमारे प्रोटीन को, हमारे अंदर जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको पेप्टोन्स में बदल देता है या पेप्टाइड्स के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पच जाता है, पेट के अंदर क्या हो जाता है, पच जाता है। चलिए, तो इस इतना बार क्या हमने देखा, भोजन को क्या कर देता है, पेप्सिन एंजाइम भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसके कारण भोजन हमारे अंदर पच जाता है। थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा था, ये तीसरा पेप्सिन एंजाइम को रखा जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। चौथा हम लोगों ने देखा कि पेट के अंदर पाया जाता है म्यूकोसा लेयर। क्या पाया जाता है, म्यूकोसा लेयर। ये एक परत होती है, पेट के दीवारों से लगी हुई होती है। पेट के अंदर देखिए दो चीजें हैं, एक तो HCl पाया गया और एक म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भोजन जो हम पेट में खाते हैं वो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से अम्लीय होता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी, पेट के अंदर अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाएगी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात हमारे अंदर गैस का प्रॉब्लम होगा। लेकिन भोजन हमेशा अम्लीय क्यों नहीं रहता, उदासीन कैसे बन जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि एक लेयर है जो क्षारीय है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्लीय है। हम जानते हैं जब अम्लीय और क्षारीय दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रकृति कैसी बनती है, उदासीन। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण भोजन ना ज्यादा अम्लीय हो पाता है और म्यूकोसा लेयर के कारण भोजन ज्यादा क्षारीय नहीं बन जाता है। जब क्षारीयता की मात्रा ज्यादा बढ़ती है तो अम्लीयता उसको रोकता है, और जब अम्लीयता की मात्रा ज्यादा होने लगती है तो म्यूकोसा लेयर उस पर क्या करता है, क्रिया कर लेता है, जिससे भोजन कैसा रहता है, हमेशा उदासीन। कभी कभी आप देखो आपके पेट के अंदर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है या तो क्षारीयता ज्यादा बढ़ जाती है। तो गैस मूलतः किसके कारण बढ़ती है, क्षारीयता के कारण बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, क्षारीयता को उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होने देता। कभी कभी जब गैस की स्थिति आपके अंदर बनती है, अर्थात म्यूकोसा लेयर काम नहीं कर, देखो आप इनो पीते हो, जब इनो पीते हो तो क्षारीयता की मात्रा कम होने लगती है और भोजन कैसा, पेट कैसा लगने लगता है, हल्का लगने लगता है। तो म्यूकोसा लेयर का वर्क इतना ही है, समझ लीजिए भोजन की क्षारीयता बनाए रखता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ज्यादा अम्लीय होने नहीं देता है भोजन को, अर्थात भोजन हमारे पेट के अंदर हमेशा कैसा रहता है, उदासीन रहता है, कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। स्टोमक में हमने 4 चीजें सीखी। पहला हमने देखा HCl का वर्क क्या है, दूसरा हमने देखा रेनिन का वर्क क्या है, तीसरा हमने देखा पेप्सिन का वर्क क्या है, फिर हमने चौथे नंबर पे देखा म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर का वर्क हमारे पाचन सिस्टम में क्या है। तो पेट के अंदर HCl भोजन को सड़ने से बचाया, रेनिन ने दूध को बचाया, पेप्सिन ने प्रोटीन को बचाया, म्यूकोसा लेयर हमारे अंदर क्षारीयता को बनाए रखा। आइए और चीजें देखते हैं कि हमारे पेट के अंदर और मूल की चीजें क्या पाई जाती हैं। तो हमने बताया था पेट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, पेट के अंदर, यानी आमाशय पेट या उदर स्टोमक के अंदर क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में जठर रस। क्या निकलता है भैया, जठर। अब जठर रस क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जठर रस का वर्क क्या है। जठर रस हमारे पेट के अंदर क्या वर्क करता है जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। तो लगभग भोजन 3 से 4 घंटे, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं पेट के पार्ट, पेट के पार्ट या भाग लिखते हैं। तो मानव शरीर का जो पेट होता है लगभग 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। एक तो होता है कार्डियक, फिर फंडिक और पायलोरिक, 3 पार्टों में बटा होता है। कार्डियक मतलब कार्डियक, फंडिक और पायलोरिक। तो पेट जो 3 पार्टों में बटा होता है उसमें हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड वर्क कैसे करता है,
आइए थोड़ा देखते हैं। भोजन जैसे मुख में गया, ओसियोफेगस की सहायता से पेट में पहुंचा, तो पेट में सबसे पहले कौन से पार्ट में पहुंचा? कार्डियक वाले पार्ट में पहुंचा। दूसरे पार्ट में कहाँ पहुंचा? फंडिक। और तीसरे पार्ट में कहाँ पहुंचा? पाइलोरिक वाले पार्ट में पहुंच गया। थोड़ा प्लेटिंग है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? पीछे ही था क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड उसी पेज पे होगा। वर्क, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम उपस्थित रहते। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जठर रस का वर्क क्या है। तो जठर रस क्या करता है? हमारे भोजन को क्या करता है? 3 से 4 घंटे तक पेट के कार्डियक वाले पार्ट में क्या करता है? रखे रहता है। कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक जो हमारे, ऐसा एक सवाल भी पूछा जाता है, पेट के कौन से पार्ट से हृदय क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो पेट के कार्डियक वाले पार्ट से हमारा क्या होता है? हार्ट क्या होता है? जुड़ा रहता है। हृदय जो होता है जुड़ा रहता है। आम आदमी देखो, हमारा हार्ट होता है ना, पेट के जस्ट ऊपर रहता है, जिसे कार्डियक कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। तो पेट का पहला पार्ट जो है वो हमारे हृदय से क्या होगा? जुड़ा होता है। एक सवाल और है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? ये हल्का पीला रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के कारण HCl वर्क करता है, रेनिन एंजाइम वर्क करता है, पेप्सिन वर्क करता है और म्यूकोसा लेयर वर्क करने का काम करता है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सहायता से भोजन पच गया। जैसे हमने सीखा था, भोजन में पचा हुआ भोजन किस नाम से जाना जाता है? बोलस नाम से जाना जाता है। सेम तरीके से एक सवाल बनता है कि पेट में पचा हुआ भोजन, नोट करके यहां लिख सकते हैं, पेट में पचा हुआ भोजन काइम। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है कंपटीशन एग्जाम में कि जो पेट में पचा हुआ भोजन होता है उसको कहते क्या है? तो काइम कहते हैं। तो हमने तीसरा पार्ट सीख लिया कि आमाशय क्या होता है। आमाशय में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का वर्क क्या है, और आमाशय में पाया जाने वाला HCl, रेनिन, पेप्सिन और म्यूकोसा लेयर का वर्क क्या है। आइए थोड़ा सा देखते हैं आंत के बारे में। चौथा नंबर हमारा आंत है। आंत के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। चौथे नंबर पे पाचन अंगों में चौथा नंबर है आंत, इंटेस्टाइन। आंत को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन। और आंत में भी सबसे पहले किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे? छोटी आंत के बारे में। तो यहाँ हेडिंग कर सकते हैं हम लोग, छोटी आंत। इंग्लिश में इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि मानव शरीर में छोटी आंत का वर्क क्या है। छोटी आंत मुख्यतः 3 प्रकार से पाया जाता है। 3 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं छोटी आंत के? पहला होता है डियोडिनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होता है इलियम, ILUEM, इलियम। डियोडिनम को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं और जेजुनम को मध्यांत्र कहते हैं, मध्यांत्र। और इलियम को हिंदी में शेषांत्र के नाम से जानते हैं। तो जो आंत होता है, छोटी आंत जो होती है वो लगभग 3 प्रकार की होती है। डियोडिनम एक पहला प्रकार है इसका, दूसरा प्रकार जेजुनम है और तीसरा प्रकार इसका कितना है? शेषांत्र के नाम से जानता है, या इसे इलियम के नाम से हम लोग जानते हैं। डियोडिनम लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है भैया? 25 सेंटीमीटर। और जो मध्यांत्र होता है लगभग 2.50 सेंटीमीटर होता है, और जो इलियम होता है लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इनकी लंबाई, डियोडिनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की लंबाई जिसे मध्यांत्र के नाम से जानते हैं 2.50 सेंटीमीटर, और इलियम को लगभग 30 सेंटीमीटर के रूप में हम लोग जानते हैं। कार्य थोड़ा देख लेते हैं कि जो छोटी आंत का कार्य क्या है। छोटी आंत का कार्य, छोटी आंत में हम लोग लिख सकते हैं भोजन का अंतिम रूप में
पाचन व अवशोषण। अवशोषण बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन मुख्यतः हमने देखा मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली से होते हुए आमाशय, और जैसे ही आंत के छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत में जब भोजन पहुंचा तो भोजन अंतिम रूप से पाचन हो गया, यानी भोजन का संपूर्ण पाचन। हम कह सकते हैं भोजन का अंतिम रूप, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण पाचन। क्या लिख सकते हैं? भोजन पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया में कहाँ कंप्लीट हो जाता है? हमारे छोटी आंत में हो जाता है, जिसे इंटेस्टाइन के रूप में जानते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत में हो गया। थोड़ा सा सीखते हैं कि इस छोटी आंत में और क्या क्या चीजें हैं। 3 प्रकार हमने देखा भोजन का कार्य। छोटी आंत का हमने कार्य देख लिया कि भोजन का अंतिम रूप या संपूर्ण पाचन कर देता है और अवशोषण भी कर देता है। छोटी आंत के अंदर और क्या चीजें आती हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो ये रहे इसके पार्टीशन, इसको रब कर लेते हैं। इसके 3 भाग हैं, हमने देख लिया। छोटी आंत से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं आंत्रीय रस। आंत्रीय रस कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से आंतरीय रस निकलता है। आंतरीय रस क्या काम करता है? आंतरीय रस पहले तो समझिए क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। प्रतिदिन लगभग 2 लीटर निकलता है। कितना? प्रतिदिन 2 लीटर हमारे छोटी आंत से आंतरीय रस निकलता है। प्रकृति होती है क्षारीय, और मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर में निकलता है? तो 2 लीटर के रूप में निकलता है। इसी आंतरीय रस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इरेप्सिन एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम लिख सकते हैं क्योंकि एंजाइम ये बहुत ही पाचक एंजाइम है। एंजाइम तो जो आंतरिक रस निकलता है प्रतिदिन 2 से 2 लीटर, उसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम हैं। पहला हमने लिखा इरेप्सिन एंजाइम, दूसरा है लैक्टेज एंजाइम, तीसरा है सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, और भी कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे हम लोग लाइपेज भी लिख सकते हैं। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, और भी ईटीसी कर सकते हैं क्योंकि आंतरिक रस से इरेप्सिन निकला, लैक्टेज निकला, सुक्रेज निकला और लाइपेज निकला। इनका वर्क क्या है? इरेप्सिन का वर्क क्या है? अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। लैक्टेज किसको पचाता है? दूध को पचाता है। हाँ, दूध को पचाता है। और सुक्रेज क्या करता है? सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं जो लैक्टेज होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट हम लोग लैक्टोज खाया करते हैं, तो दूध इट मीन्स कह सकते हैं लैक्टोज को बदलने का काम करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर आसानी से पच जाता है। यहाँ भी ग्लूकोज के रूप में पचता है और यहाँ भी ग्लूकोज के रूप में पचता है। लाइपेज का वर्क क्या है? ये वसाओं को पचाता है। हम लोग फैटी खाते हैं ना, फैटी चीज, ऑयली चीज खाते हैं। जो ऑयली चीज खाते हैं उसमें लाइपेज वर्क करता है। लाइपेज क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो वसा खाते हैं, जो हम लोग ऑयली चीज खाते हैं, फैटी चीज खाते हैं, उसको फैटी एसिड में बदल देता है या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इसका पाचन बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। और ये सारे के सारे चीज किसके अंदर पाए जाते हैं? आंत रस में पाया जाता है, जिसे आंतरिक रस कहते हैं। प्रतिदिन 2 लीटर के लगभग में निकलता है। और कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। तो ये रहा छोटी आंत के बारे में। आइए थोड़ा सा और देखते हैं छोटी आंत क्या क्या चीजें हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। चौथे नंबर पे देखिए आंत का दूसरा पार्ट क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। मानव शरीर में हम लोग बड़ी आंत के, यहाँ देखिए हमने देखा मुख गुहा क्या है, ग्रास नली क्या है, आमाशय क्या है, फिर आंत में छोटी आंत के बारे में हमने सीख लिया। फिर थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं कि मानव शरीर में बड़ी आंत का क्या वर्क है। बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन।
बड़ी आंत का वर्क क्या है? बड़ी आंत भी 3 प्रकार का होता है, 3 भाग होते हैं इसके। 3 भाग में कौन कौन से हैं? पहला है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम, RECTUM। सीकम, इसे हिंदी में भी सीकम लिखते हैं, इसे कोलन लिखते हैं और इसे हिंदी में मलाशय लिखते हैं। और अगर आपसे पूछे बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करता है। कौन करता है भैया? बड़ी आंत। बड़ी आंत का सिर्फ इतना सा वर्क है कि जो बचा खुचा जल होता है उसका अवशोषण करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करता है। सीकम पार्ट करता है और उसके बाद कोलन पार्ट में हमारा सहभोजिता प्रदर्शित होता है और रेक्टम पार्ट जो हमारे एनस से जुड़ा होता है। देखो 5वें नंबर पर हमने लिखा है कि डाइजेस्टिव प्रक्रिया में लास्ट में एनस के रूप में जाना जाता है गुदा, और रेक्टम वाला पार्ट किससे जुड़ा होता है? रेक्टम जुड़ा होता है एनस से, और एनस की सहायता से क्या हो जाता है? मल का परित्याग हो जाता है। मल परित्याग हो जाता है। तो देखा हम लोगों ने कि बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है, और रेक्टम किससे जुड़ा होता है? एनस से जुड़ा होता है, और एनस की सहायता से मल का क्या हो जाता है? परित्याग होता है। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ सीख लेते हैं इसी क्लास में कि हमारे आमाशय में उपस्थित होते हैं यकृत। यकृत एक पार्ट उपस्थित होता है, एक पैंक्रियाज उपस्थित होता है और एक अग्नाशय उपस्थित होता है। अग्नाशय पैंक्रियाज, और एक होता है गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इसी क्लास में देख लेते हैं वो सब चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यकृत के बारे में देख लेते हैं। यकृत क्या है? यकृत को हम लोग लीवर के नाम से लीवर कहते हैं इंग्लिश में से। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। लगभग भार अगर इससे पूछे तो 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो यकृत का भार होता है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और वह क्या होता है? यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का क्या करता है? संश्लेषण करता है। यकृत हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग यूरिया दिन प्रतिदिन, आज भी तो देखो खाना पीना इतना सही नहीं है, भोज्य पदार्थ इतना सही है, उसके माध्यम से भी यूरिया हमारे शरीर में जाता है, उसका संश्लेषण कौन करता है? पूरी तरह से यकृत करता है। यकृत में एक ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया है क्या? हम जानते हैं मानव शरीर में एक तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और एक ग्लाइकोजन। जो हम खाना खाते हैं या तो ग्लूकोज के रूप में खाते हैं या तो ग्लाइकोजन के रूप में खाते हैं। अब सवाल ये है कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होना, ऐसी प्रक्रिया, या ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के रूप में बदलना। दो बातें हो सकती हैं, या तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा। यही प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? यकृत में। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया या ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और क्या चीजें लिख सकते हैं? लगभग 500 क्रियाओं का संचालन, लगभग 500 क्रियाओं का संचालन कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? हमारा यकृत करता है। लगभग डेली, प्रतिदिन यकृत क्या करता है? मानव शरीर में 500 क्रियाओं का संचालन करता है, और ये संचालन करने के माध्यम से हमारे शरीर का नियंत्रण भी क्या करता है? बनाए रखता है। और चीजें इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, और क्या वर्क करता है? तो ये आपने लिख ही लिया होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, भार लगभग 1.5 kg है, यूरिया का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की प्रक्रिया जो बदलती रहती है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। और यकृत का काम क्या है? लगभग 500 क्रियाओं का संचालन करना।
चलिए आगे थोड़ा सा रफ करके देखते हैं और इनका वर्क क्या है, यकृत का और क्या वर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यकृत पित्त रस क्या करता है, पित्त रस को उत्पादित करता है। हम कह सकते हैं एक वर्क और लिख सकते हैं, पित्त रस का उत्पादन मानव अंग में कौन से पार्ट में होता है, तो मानव के यकृत पार्ट में होता है पित्त रस का उत्पादन। पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है भैया, मानव शरीर के यकृत वाले पार्ट में होता है। और पित्त रस जब उत्पादित ज्यादा हो जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है, अर्थात पित्ताशय में चला जाता है। थोड़ा सा पित्त रस के बारे में देख लेते हैं, पित्त रस क्या होता है यहीं से थोड़ा सीख लेते हैं। पित्त रस के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ये भी हल्का पीला रंग का होता है। रंग इसका कैसा होता है, हल्के पीले रंग के रूप में जाना जाता है। लगभग डेली 800 से 1000 मिलीलीटर के रूप में इसका सिक्रीशन होता है। और जब ज्यादा हो जाता है, पित्त रस हमारे अंदर ज्यादा हो जाता है, तो पित्त रस चला कहाँ जाता है, पित्ताशय में चला जाता है, पित्ताशय में संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, गॉल ब्लैडर। लेकिन पित्त रस का उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से पूछा जाता है कि पित्त रस का उत्पादन कौन करता है, तो यकृत करता है। लेकिन पित्त रस पूरी तरह से संचित कहाँ होता है, रहता कहाँ है, तो पित्ताशय। एक सवाल यहाँ से थोड़ा समझना है कि पित्त रस का वसा जो होता है ना, पायसीकरण की एक प्रक्रिया होती है, पायसीकरण, जिसे इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो वसा का वसीय अम्ल में बदलना इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर पायसीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए तो ये रहा यकृत का वर्क। आइए सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा पैनक्रियाज क्या है या फिर गॉल ब्लैडर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर, अग्नाशय के बारे में थोड़ा देखते हैं। अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशय को पैनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। अग्नाशय का वर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अग्नाशय जो होता है मानव शरीर में, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि हमने यकृत देखा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, मिश्रित ग्रंथि। एक सवाल ये भी है कि मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। किसे कहते हैं भैया, अग्नाशय को कहते हैं, यानी पैनक्रियाज को कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीयता मतलब क्षारीयता का गुण पाया जाता है। अग्नाशय क्या करता है, वसा एवं स्टार्च का पाचन करता है, वसा एवं स्टार्च का पाचन करता है। और एक एंजाइम इससे निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, हमारे अग्नाशय वाले पार्ट में पाया जाता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ लिखेंगे, जो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो ये रहा अग्नाशय का वर्क हमने देखा। अग्नाशय एक और यहाँ से समझ लीजिए बात, बहुत बार पूछा जाता है कि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता है, इसी रस में 4 सेल पाए जाते हैं जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। द्वीप किसे कहते हैं, हम जानते हैं एक ऐसी भूमि हो, जैसे एक भूमि है उसके चारों तरफ क्या हो, जल पाया जाता हो। बीच का जो खाली स्थान है इसे ही क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। तो ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, बायोलॉजिकल भाषा में इसे ये क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बायोलॉजिकल भाषा में ये हैं
कि हमारे अग्नाशय में, हमारे पैनक्रियाज में 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। बीटा सेल, अल्फा सेल, एस सेल और एफ सेल। ये 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं जो कहाँ तैरते रहते हैं, अग्नाशयी रस में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और इनका वर्क क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। जो बीटा सेल है ये क्या वर्क करता है, अल्फा सेल क्या वर्क करता है, एस सेल क्या वर्क करता है और एफ सेल क्या वर्क करता है। लैंगरहैंस की द्विकाएं क्यों कहा गया, क्योंकि अल्फा, बीटा और एस और एफ सेल की खोज किसने करी थी, लैंगरहैंस महोदय ने करी थी। इसलिए इन चारों को लैंगरहैंस की द्विकाओं के रूप में जाना जाता है। ये बीटा, अल्फा, एस और एफ सेल पाए कहाँ जाते हैं, हमारे अग्नाशय में। अग्नाशय के अग्नाशयी रस में क्या करते हैं, ये तैरते रहते हैं। और अगर हम लोग देखें बीटा सेल का काम क्या है या अल्फा सेल का काम क्या है, बीटा सेल हमारे अंदर इंसुलिन को बनाता है। किसको बनाता है, इंसुलिन का निर्माण। आप आज देख रहे हो मानव में बहुत ज्यादा डायबिटीज की बीमारी होती है। जब मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो जाता है तो डायबिटीज का रोगी हो जाता है। और भारत की आज सबसे बड़ी बीमारी के रूप में जानी जा रही है। हर एक मानव के अंदर, हर घर में इसके रोगी तो आराम से मिल जाते हैं। तो इसका क्रेज बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि मानव शरीर में इंसुलिन जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, निर्माण जो हो रहा है, उसमें बीटा सेल का क्या हो जा रहा है, क्षीण हो जा रहा है। तो बीटा सेल अगर आपके अंदर काम करता है तो इंसुलिन का निर्माण होता रहेगा, तो कभी भी डायबिटीज जैसे रोग आपके अंदर नहीं होगा। ग्लूकेगान, आपने अल्फा सेल का काम क्या है, ये ग्लूकोगान नामक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोगान क्या का वर्क क्या है, ग्लूकोगान क्या करता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन को ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। यानी कि मुख्य रूप से लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बीटा सेल और अल्फा सेल का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करते हैं और अल्फा सेल ग्लूकोगान का निर्माण करते हैं। ग्लूकोगान का वर्क क्या है, इंसुलिन को क्या करते हैं, घटने बढ़ने से रोकते हैं। और बीटा सेल का वर्क हमने देखा कि ये इंसुलिन का निर्माण करता है। तो ये रहा एक तरीके से लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो अग्नाशयी रस से ही संबंधित सवाल है। यस और एफ सेल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कुफर कोशिकाएं भी एक बार सवाल पूछा गया था कि कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इसी एफ सेल के अंदर कुफर कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। इन्हीं सेल्स के अंदर कुफर सेल का निर्माण होता है। तो ये रहा एक तरीके से अग्नाशय। थोड़ा सा ये हम लोग देखते हैं कि पित्ताशय क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्ताशय की बहुत भूमिका होती है। उसका काम क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, पित्ताशय इसे गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। पित्ताशय से वर्क लिख सकते हैं, पित्त रस का भंडार, पित्त रस का भंडार। हमने देखा था पित्त रस बनता कहाँ है, पित्त रस बनता था यकृत में, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो पित्त रस कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में चला जाता है। ये जस्ट यकृत के नीचे होता है। जैसे अगर हम लोग लिखें, मान लीजिए ये मुख है, ये गर्दन है और ये मानव शरीर का पार्ट है, ये अमाशय है। इस तरफ अग्नाशय उपस्थित होता है, उसके इस तरफ पित्ताशय उपस्थित होता है और जस्ट इसी के ऊपर यकृत का निर्माण होता है, जिसे लीवर के रूप में जानते हैं। और ये पेट के रूप में जाना ही जाता है, आमाशय के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि पित्ताशय का वर्ग क्या है, पित्ताशय का काम क्या है। तो एक पित्ताशय का वर्ग अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये पित्त रस का भंडार होता है। और पित्त रस के बारे में अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है, हमारे यकृत में होता है। हमने देखा था वसा, पित्त रस क्या करता है, वसा का वसीयकरण करता है, वसीयकरण यानी वसा का पायसीकरण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, पित्ताशय में होती है, जिसे इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से हमने मुख गुहा को देखा, ग्रास नली को देखा, अग्नाशय को देखा, आंत को देखा और गुदा का पार्ट हमने देखा कि बड़ी आंत का रेक्टम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, जिससे मल का त्याग होता है, ठोस पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। एक और चीज अगर यहाँ से इस क्लास में देखना चाहे तो कभी कभी अवशेषी अंगों से सवाल पूछ लेता है कि अवशेषी अंग क्या है। तो अवशेषी अंग क्या होता है, जो हमारे बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। सीकम किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है। इसी सीकम वाले भाग से अवशेषी अंग, जिसे अपेंडिक्स भी कहते हैं, अपेंडिक्स इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे
अपेंडिक्स हिंदी में अवशेषी अंग या परिशेषिकाएं भी कहा जाता है। तो जो हमारा अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है, अवशेषी अंग होता है, वो बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। ये भी एक सवाल पूछा जाता है। अवशेषी अंग हर एक मानव के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका कोई वर्क नहीं होता है, ना इसकी कोई उपयोगिता है। बस ये है कि ये एक अवशेषी अंग के रूप में मानव शरीर में बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि पाचन सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन से ग्रंथियां हैं और उसमें उनका वर्क क्या है, एंजाइम्स का वर्क क्या है। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग देख ले, तो अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि इनसे क्वेश्चन क्या क्या है आपने सीखा, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, कहाँ होता, आंसर यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा सवाल लिख सकते हैं, मुख में पचा हुआ भोजन, मुख में पचा हुआ भोजन, भोजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, लिखेंगे आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लिख सकते हैं, पेट में पचा हुआ भोजन, पेट में पचे भोजन, पेट में पचे भोजन को क्या कहते हैं, भोजन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट 6वें नंबर पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। नेक्स्ट एक और सवाल लिख लेते हैं कि मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। इतना सवाल है, हमने देखा है पिछले क्लास में। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, तो आंसर लिख सकते हैं कहाँ पर, मुख में। सबसे पहले भोजन कहाँ खाते हैं, इंजेशन की प्रक्रिया मुख में होती है। दूसरा, मुख में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं या उसे किस नाम से जानते हैं, हमने देखा था मुख में पचे हुए भोजन को किस नाम से जानते हैं, बोलस के नाम से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, हमने बताया कि क्लास में लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो हमने देखा था आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर हमने देखा पेट में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, हमने क्लास में देखा था काइम कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, काइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। हमने देखा मानव शरीर में दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय। ऐसे प्रमुख डाइजेस्टिव सिस्टम से जो सवाल बनते हैं, मैं अगली कक्षा में आपको पूरी तरह से क्वेश्चन पर एक प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जिससे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।